हेलो माय डियर्स, मैं डॉक्टर कौशलेन। नमस्कार। यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो यहाँ की धरती के कड़कड़ की गाथा बलिदानी। जी हाँ, मैं वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जन्म आत्मकथा माझी जमठेप या माझी अठावड़ी, जो मराठी भाषा में लिखी गई है, के द्वारा, के माध्यम से, के स्रोत से उनके एक दिन की जीवन शैली का वर्णन करने बैठा हूं, जो उन्होंने सेलुलर जेल में पूरे 13 साल तक बिताए। मात्र एक दिन की दिनचर्या। इस पुस्तक में 1911 से 1924 तक के उन्होंने सेलुलर जेल का, अपनी यातना का वर्णन किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 23 सितंबर 1910 को अधिनियम 121 ए के द्वारा उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें काला पानी की सजा भी दी गई थी। और उसके 4 महीने 1 सप्ताह बाद 30 जनवरी 1911 को उनको दूसरी बार काला पानी की सजा दी गई थी। इस पर व्यंग करते हुए विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत लागू है, कि एक जन्म में 2 जीवन की कारावास। बहरहाल, सेलुलर जेल जाने से पहले विनायक दामोदर सावरकर जी ने भारत में 5 जेलों की यात्रा भी की थी, जिसमें नासिक जेल से शुरुआत किया था। नासिक जेल, मकदा जेल, डोंगरी जेल, मैखाला जेल, और वहां से फिर थाने जेल, और लास्ट में वो सेलुलर जेल पहुंचते हैं। मद्रास से महाराजा जलयान के माध्यम से 21 जून 1911 के दिन वो अंडमान के लिए भेजे जाते हैं और 4 जुलाई 1911 के दिन वो अंडमान में पहुंचते हैं। उसके बाद उनकी सजा तय की जाती है। मात्र एक दिन की दिनचर्या का वर्णन मैं आपसे करना चाहूंगा कि सावरकर के साथ हेड़ी बेड़ी की सजा दी गई थी। हेड़ी बेड़ी एक ऐसी कठिन जंजीर थी, एक ऐसी कठिन सजा थी जो इस सजा के पाने वाले के गले में एक डी आकार का क्रॉस चिपकाया जाता था। एक डी आकार का, जो ये संकेत था, इस बात का बहस था कि डी आकार के क्रॉस चिपकाए जाने वाले जो कैदी हैं वो बेहद खतरनाक है। उसे हेड़ी बेड़ी की सजा कहा जाता था। विनायक दामोदर सावरकर की दिनचर्या सुबह 7 बजे से शुरू होती थी, रात 10 बजे तक चलती थी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक विनायक दामोदर सावरकर जी को नारियल छीलने के लिए दिया जाता था। नंगे हाथ से नारियल छीलना कितना कष्टप्रद है, आप एक छील के देखिएगा। उन्हें कम से कम 30 पाउंड तेल निकलने के लिए 20 से 25 नारियल छीलने पड़ते थे, और उसे छीलने के बाद उस कोल्हू में जुट करके 30 पाउंड तेल निकालना होता था। जब कभी वो थक जाते थे और पानी मांगते थे तो जमादार ये कहकर पानी नहीं देता था कि हमें ऊपर से आदेश मिला है कि हम 2 कटोरी पानी से ज्यादा आपको पानी नहीं पिला सकते, और 2 कटोरी पानी पीने के बाद आपकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। और सावरकर जी उसके बाद भी कोल्हू में जुटे रहते थे। विनायक दामोदर सावरकर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे, पसीने से तरबतर हो जाते थे, नारियल के बुरादे उनके शरीर में चिपक जाते थे। बेहद परिश्रम से टूटे हुए सावरकर जब 10 बजे छूटते थे तो उन्हें थोड़े देर के लिए फिर नारियल में रस्सी कूटने का काम दिया जाता था। रस्सी कूटना भी कम कठिन काम नहीं था। उसके बाद 12 बजे तक यह काम चलता था, और 12 बजे से 2 बजे के बीच में लगभग 700 से 800 कैदियों के खाना बनाने के लिए 5 रसोइया नियुक्त थे। 2 घंटे में 700-800 कैदियों को खिलाना पड़ता था, इसलिए झुंड में कैदियों को छोड़ा जाता था खाना खाने के लिए। लिहाजा उन्हें हाथ धोने का भी समय नहीं था और हाथ धोने के लिए जल भी नहीं दिया जाता था। उसी गंदे मैले कुचौले पसीने से तरबतर नारियल के बुरादे में लिपटे सावरकर जी खाना खाने चल देते थे।
आइए जरा रसोइये की चर्चा करते हैं। दाल जब भी होती थी अधपकी होती थी, रोटी या तो अधपकी या तो अधजली होती थी। दाल में कभी कभी सावरकर जी लिखते हैं कि मिट्टी का तेल भी गिर जाता था। और यही नहीं, सब्जियां जंगल से आती थी, उसे बिना छांटे, बिना बनाए, बिना धोए बनाए जाते थे। और कभी कभी सब्जियों में केचुल या सर्प के बच्चे भी मिलते थे। कल्पना करेंगे ऐसे खाना खाने का? सावरकर जी खाते थे। उसके बाद उन्हें 2 बजे तक अपने काम पर लौटना पड़ता था। रात 10 बजे तक कोल्हू चलता था। इस दौरान कभी कभी सावरकर के सर में तेज दर्द होता था, उन्हें दवा नहीं मिलती थी। कभी कभी 102 डिग्री बुखार हो जाता था, उन्हें डॉक्टर नहीं मिलता था। और यही नहीं, बल्कि इसके बावजूद उन्हें गालियां मिलती थी, बेंत मिलता था। और कभी कभी अगर 30 पाउंड से कम तेल निकलता था तो जेलर डेविड बेरी, जो बहुत ही क्रूर था, के बूटों की मार भी खानी पड़ती थी। विनायक दामोदर सावरकर थके हाथ, थके मन, थके शरीर कोठरी में आते थे। क्या लेकर? देश की आजादी का सपना लेकर। आपको बताते चलें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कैदी को कोठरी में नित्य क्रिया या कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। यानी 6 बजे तक वो पेशाब करने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते थे। और अगर गलती से कोठरी में यह क्रिया हो गई तो उन्हें सुबह हेड़ी बेड़ी हैंगल में लटकाया जाता था। वह हैंगल सर से लेकर के पांव तक एक राड में बना होता था, जिसमें झुक नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। और उन हैंगलों को वहां दीवालों में बने शिकंजे में टांग दिया जाता था। आदमी कपड़े की तरह टंग जाता था। विनायक दामोदर सावरकर भी लगभग 1 हफ्ते तक इसी हैंगल में वहां टांगे गए थे। आज भी आप जाकर के सेलुलर जेल में देखिए तो वो हैंगल दीवालों में आपको मिलेंगे। विनायक दामोदर सावरकर की अंतहीन पीड़ा, अंतहीन यातना यही नहीं खत्म होती। कभी कभी तो उन्हें बुखार में न केवल कड़े यातनाओं से गुजरना पड़ता था, बल्कि उन्हें खाना और पीना भी नहीं मिलता था। खड़े खड़े नित्य क्रिया करनी पड़ती थी। अब आप सोच सकते हैं, गांधी की अहमदनगर, नेहरू की अहमदनगर किला नहीं है और गांधी की आगा खां पैलेस की जेल नहीं है, जहां पहले से मेनू बनाई जाती थी कि क्या खाएंगे, पढ़ने के लिए अखबार दिए जाते थे। ऐसा जेल सेलुलर जेल नहीं था। सेलुलर जेल की कैदी का जीवन एक दिन आप कल्पना करके जी लीजिए और उसके बाद सावरकर को समझ पाएंगे कि यह व्यक्ति 13 साल तक इस तरह का संघर्ष करके जब उस जेल में रहा तो किस सपने के लिए भारत आजाद हो जाएगा, भारत गुलाम नहीं रहेगा। इस सपने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे थे, भूखे प्यासे लाठियां खा रहे थे, यातनाएं झेल रहे थे। इंदुमणि राय मानसिक यातना से ऊब करके अपने ही कपड़े फाड़कर सेलुलर जेल में आत्महत्या कर लिए थे। उल्लासकर दत्त, जो मणिकलाल बम कांड में गिरफ्तार करके सेलुलर जेल में भेजे गए थे, इस यातना को झेल नहीं पाए और पागल हो गए थे। विनायक दामोदर सावरकर जी किस मिट्टी के बने थे? आखिरकार उनके दिल में कौन सी आग जल रही थी जो इतने कठिन संघर्ष के बाद भी जिजीविषा बाकी थी देश को आजाद कराने की। नमन करता हूं ऐसे महान क्रांतिकारी वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को। धन्यवाद।